दोस्तों, आप सभी को हमारे जय कुमार जैन की कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है। आप सभी उसके बारे में अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं कि एक बाप और बेटी का क्या रिश्ता होना चाहिए। दोस्तों, इसी कलयुग में एक और कहानी आप सभी के बीच लेकर आई हूँ, एक माँ और बेटे की कहानी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2024 के 4 से 5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ साल 2024 के शुरुआती महीने यानी कि जनवरी की बात। दोस्तों, जनवरी 2024 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई थी जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया था। ये खबर थी एक माँ द्वारा अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या का मामला। और जी हाँ दोस्तों, हत्या का आरोप जिस माँ के ऊपर लगा था वो कोई मामूली औरत नहीं थी, बल्कि एक डेटा साइंटिस्ट तथा एक बड़ी कंपनी में CEO रह चुकी थी। आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ सूचना सेठ केस के बारे में। तो आखिर सूचना सेठ केस की पूरी सच्चाई क्या है? सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बच्चे की हत्या क्यों की? सूचना पुलिस की पकड़ में कैसे आ पाई? और अब तक पुलिसिया जांच के बाद इस केस के बारे में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, ये सारी डिटेल मैं आप सभी को एक कहानी के रूप में पिरोकर परोसने जा रही हूँ। वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक सुनकर जरूर जाइएगा दोस्तों, और इसके बाद मुझे अपनी राय भी जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करती हूँ, लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर, और मैं हूँ आपकी दोस्त दिव्या। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि हर बुधवार और हर शनिवार रात 8 बजे सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि ये कहानी हाल ही में सुर्खियों में और भी ज्यादा तेजी पकड़ चुकी है। सूचना सेठ केस की बात कर रही हूँ। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से ही की थी। आगे चलकर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। सूचना पेशे से एक AI एथिक्स एक्सपर्ट डेटा साइंटिस्ट हैं। और इतना ही नहीं, सूचना 100 ब्रिलियंट विमेन AI एथिक्स लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से फेलोशिप भी किया है। इतना ही नहीं, ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी रिसर्च फेलो कर चुकी हैं। सूचना के नाम पर लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पेटेंट भी है। फिलहाल बेंगलोर में रहकर ये अपना काम कर रही थी। और अब मैं आपको सीधे लेकर चलती हूँ मर्डर वाली रात को, यानी कि सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलमगुट बीच के पास मौजूद एक सोल बनियान ग्रैंड सर्विस अपार्टमेंट होटल में एंट्री करती है। सूचना ने ये होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया हुआ था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक से 7 जनवरी की रात को लगभग 9:30 बजे के आसपास सूचना होटल के काउंटर पर फोन करती है और कहती है कि मैं अभी इसी वक्त होटल से निकलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बेहद ही अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलुरु पहुँचना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहें जा सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती है कि मैं अभी जाना चाहती हूँ और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल का स्टाफ सूचना को जवाब देता है कि टैक्सी से बेंगलुरु तक जाना काफी महंगा हो सकता है, उसमें समय भी अधिक जाएगा। इससे बेहतर है कि आप फ्लाइट से चली जाइए। होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद सूचना एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि जितना जल्दी हो सके आप मुझे एक टैक्सी अरेंज करके दीजिए। सूचना की जिद करने के बाद होटल स्टाफ एक टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करते हैं। कई टैक्सी ड्राइवर तो बेंगलोर तक जाने के नाम पर ही मना कर देते हैं, मगर रॉय जॉन डिसूजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर बेंगलुरु तक जाने के लिए रेडी हो जाता है, मगर बदले में वो 30,000 किराया मांगता है। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ द्वारा सूचना सेठ को दी जाती है। जवाब में सूचना कहती है कि पैसे की कोई चिंता मत करो, बस मुझे टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होने के बाद थोड़ी देर बाद ही डिसूजा अपनी कार लेकर होटल के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूचना सेठ भी अपने लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती है। रात के लगभग 1 बजे ड्राइवर अपनी इनोवा कार में सूचना सेठ को बैठाकर बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अब जब कोई होटल से गेस्ट बाहर निकल जाता है तो उस कमरे की साफ सफाई होटल वाले अच्छे तरीके से करते हैं, ताकि दूसरे गेस्ट आकर वहाँ ठहर सके। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी हुई थी
उस कमरे में भी साफ सफाई के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है। जब होटल कर्मचारी अपना काम शुरू करता है तभी उसकी नजर कमरे के फर्श पर कुछ लाल धब्बों के ऊपर पड़ती है। उन धब्बों को देखकर कर्मचारी को लगता है कि शायद ये खून के कतरे हो सकते हैं, इसलिए वो इस बात की जानकारी होटल मैनेजर को देता है। मैनेजर भी जाकर कमरे का जब मुआयना करता है तो तुरंत ही कलकुंड पुलिस स्टेशन में फोन करके कमरे में मौजूद खून के धब्बों की जानकारी देता है। ये जानकारी मिलते ही कलकुंड स्टेशन से पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और वो भी कमरे की तलाशी लेती है। उन्हें भी खून का धब्बा नजर आता है। इसके बाद पुलिस वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल में अंदर एंट्री कर रही थी तो उसके साथ में एक छोटा सा बच्चा भी था, मगर जब वो रात के लगभग 1 बजे होटल से बाहर निकलती है तो उसके साथ बच्चा नहीं था। इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ की मोबाइल पर फोन करना शुरू कर देते हैं, मगर सूचना सेठ का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी होटल के उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो ड्राइवर सूचना सेठ को अपनी कार से बेंगलुरु तक लेकर जा रहा था। पुलिस वाले ड्राइवर को फोन करते हैं और ड्राइवर से कहते हैं कि ऑन पैसेंजर को फोन दो। जब पुलिस वाले महिला से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ एक बेटा भी था जो होटल के अंदर दाखिल हुआ था, मगर वापसी में जब आप जा रहे थे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार से बच्चे को नहीं देखा जा सका, तो आप बताएं कि आपका बेटा कहाँ है। इस बात पर सूचना सेठ बड़े ही आराम से जवाब देती है कि मैंने अपने बच्चे को शाम के समय में ही अपने पास ही में रहने वाले रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया है। पुलिस वाले सूचना से उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहाँ उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। पुलिस के कहने पर सूचना सेठ पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखकर देती है। तत्काल ही कलकुंड पुलिस स्टेशन सूचना सेठ के द्वारा दिए गए एड्रेस पर नजदीकी थाने में संपर्क करती है और कहती है कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कि कोई बच्चा है या फिर नहीं। अब कुछ पुलिस वाले सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, मगर शुरुआती जांच में ही पता चल जाता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया है वो एड्रेस फर्जी है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है, इसलिए अब एक बार फिर से पुलिस वाले कार ड्राइवर को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए। तुम कार लेकर सीधे पुलिस स्टेशन ही जाओ। जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को आदेश दिया था, ड्राइवर डिसूजा वैसा ही करता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सूचना से ड्राइवर कहता है कि आगे बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है और अगर हम इस रास्ते से गए तो बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ। फिर इसी बहाने ड्राइवर चुपचाप कार को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्गा इलाके के अमांगला पुलिस स्टेशन में खड़ा कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और अमंगला पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों से बात गोवा पुलिस के अधिकारियों से करवाता है। गोवा पुलिस के अधिकारी अमंगला स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यहाँ पुलिस स्टेशन वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है तो पहले उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं और उसी कपड़ों के नीचे बच्चे का खिलौना नजर आता है। ये खिलौना सूचना के बेटे का ही था। जब सभी सामानों को वहां से हटाया जाता है तो बैग में सबसे नीचे 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की, तो सूचना जवाब में कहती है कि ये मेरा बेटा है और इसे किसने मारा ये मैं नहीं जानती। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस को भी एक टीम कर्नाटक आ जाती है और फिर वहां से सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इस बात का पता लगाया जाए कि इस हत्या का मोटिव क्या था, इसलिए पुलिस सूचना सेठ से पूछताछ शुरू करती है।
शुरुआती पूछताछ में ही सूचना सेठ कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे को किसने मारा, किसने इसकी हत्या की, क्योंकि जब मैं सोने के लिए गई हुई थी तब मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं जागी तो मेरा बेटा मर चुका था। इसलिए मैं इसे अपने साथ बैग में लेकर जा रही थी ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए साथ में रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पुलिस वाले लगभग 10 से 12 दिनों तक लगातार सूचना सेठ से पूछताछ करते रहते हैं, मगर सूचना लगातार एक ही बात की रट लगाए रहती है कि उसे नहीं पता कि उसके बेटे की हत्या किसने की। वो खुद को बेकसूर बताती रहती है। भले ही सूचना सेठ खुद को बेकसूर बता रही हो, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो इसमें ये बात पता लगती है कि पोस्टमार्टम से लगभग 36 घंटे पहले बच्चे की तकिए से मुंह दबाकर या गला घोंटकर हत्या की गई है। मतलब कि जिस समय बच्चे की हत्या की गई उस समय बच्चा अपनी मां सूचना सेठ के पास ही था। जब कई दिनों की मेहनत के बावजूद सूचना कोई भी जानकारी नहीं देती है तो आगे की पूछताछ के लिए पुलिस वाले कुछ जाने माने साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की मदद लेते हैं ताकि सूचना से सटीक और सही जानकारी निकलवाई जा सके, मगर उन लोगों की मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। हालांकि इस समय के बीच उस कमरे से कई ऐसे सबूत पुलिस को मिलते हैं जिससे इस बात को बल मिलता है कि उस बच्चे की हत्या उसी कमरे में की गई थी। पुलिस की जांच में ये भी सामने आता है कि उस कमरे में सूचना सेठ के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति की एंट्री हुई ही नहीं थी। ऐसे में सूचना सेठ का ये कहना कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या की है बेमानी नजर आता है। जब पुलिस के सामने सूचना सेठ अपनी जबान नहीं खोलती है तब आगे की पूछताछ के लिए सूचना सेठ के पति को भी शामिल किया जाता है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाता है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना सेठ और उसके पति वेंकट रमन की कुंडली खंगालना शुरू कर देते हैं। जांच में पता चलता है कि सूचना सेठ का पति वेंकट रमन केरल का रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में ही हुई थी और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक समय बाद 2010 में शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद उनके घर पर एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद इन दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा बनने की बजाय बिगड़ने लगता है। धीरे धीरे हालात इतने ज्यादा बदतर होते जाते हैं कि दोनों साल 2023 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। दोनों पति पत्नी डिवोर्स लगभग तय हो चुका था, मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना सेठ चाह रही थी कि बेटा उसके साथ रहे, जबकि वेंकट रमन चाहते थे कि बेटे की कस्टडी उन्हें मिले। इस बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और वेंकट रमन के बीच बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि सूचना वेंकट को बेटे से मिलने भी नहीं दिया करती थी। इस बात को लेकर वेंकट अदालत की शरण में जाता है और फिर वहां से फैसला ये सुनाया जाता है कि हर संडे वेंकट अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत वेंकट रमन को महीने का 20,000 गुजारा भत्ता के रूप में सूचना सेठ को देने का आदेश देता है। इस फैसले के बाद काफी समय बाद 10 दिसंबर 2023 को वेंकट रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, मगर इसके बाद 4-5 संडे यूं ही निकल जाते हैं और वेंकट चाहकर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई बहाना देकर सूचना मना कर देती थी। बेटे को लेकर बेंगलुरु से बाहर निकल जाया करती थी। वेंकट अपने बेटे से ना मिल पाए, इसलिए 31 दिसंबर 2023 को सूचना अपने बेटे के साथ बेंगलुरु से गोवा आ जाती है। वहाँ वो लोग लगभग 3 दिन तक अलग अलग जगह पर घूमती है, फिर बड़े से होटल में रहकर वापस बेंगलुरु चली जाती है और फिर 4 दिन बाद ही एक बार फिर से बेटे को लेकर गोवा आती है और 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शव मिलने के लगभग 36 घंटे पहले ही बच्चे की हत्या कर दी गई थी। इस हिसाब से होटल में एंट्री करने के बाद एंट्री के तुरंत 2 घंटे के बाद ही सूचना सेठ अपने बेटे की हत्या कर देती है और फिर अगले 18 घंटे तक बेटे के शव के साथ ही होटल के कमरे में बंद रहती है। इस दौरान सूचना ने न तो एक भी
भी बार खाने के लिए कुछ ऑर्डर किया, न कुछ मंगवाया और न ही किसी से बात की। हालांकि इस बीच जब लगातार बेटे से बात करने के लिए सूचना सेठ के पति वेंकटरमन सूचना को कॉल करने की कोशिश करते रहते हैं, तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि तब तक बच्चे की मौत हो चुकी होती है। इस पूरे मामले में सूचना सेठ का रवैया शुरू से ही बड़ा अजीबोगरीब लगता है। इसलिए कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि शायद सूचना सेठ मानसिक तौर पर फिट नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है शायद पागलपन में किया है। इसलिए गोवा पुलिस द्वारा विशेषज्ञों की मदद से सूचना सेठ के मानसिक संतुलन की भी जांच की जाती है और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश की जाती है और कहा जाता है कि मानसिक तौर पर सूचना सेठ बिल्कुल फिट है। इस केस की मौजूदा स्थिति के बारे में बात की जाए तो अब तक सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने की बात को नहीं कबूला है। इस बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता जय सीट ने गोवा की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के एक पैनल से करवाई जाए और इसी आधार पर इसी मुकदमे की स्थिति तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग को विरोध करती रही। इसके बावजूद 4 मार्च 2024 को गोवा के स्थानीय अदालत ने सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच के लिए पैनल गठित करने के आदेश दे दिए हैं और अब आगे डॉक्टर की ये टीम जो भी रिपोर्ट पेश करेगी, इसी आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सूचना सेठ एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंट महिला है, इसलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसलिए वो नाटक कर रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने या फिर सूचना जाने। वैसे आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। एक्सपर्ट की माने तो अगर सूचना सेठ मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती है तो बेटे की हत्या करने के बावजूद वो सभी कानूनी कार्रवाई से बच सकती है या फिर बड़ी ही मामूली सी सजा उसे मिल सकती है। अब आगे क्या होता है वो तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपके अनुसार अगर बच्चे की हत्या का दोष सूचना सेठ पर सिद्ध हो जाता है तो आपके अनुसार उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या एक माता कभी भी कुमाता हो सकती है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी के अभी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने परिवार के हर एक सदस्य के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर किसी को सतर्क कर सकता है और किसी के साथ अनहोनी होने से उन्हें बचा सकता है। मिलती हूँ एक नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।